पालमपुर गांव में रहने वाली करुणा की शादी को लगभग 8 साल ही हुए थे जब उसका पति उसे और उसके दोनों बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। घर की जिम्मेदारी अब करुणा पर आ गई। उसकी एक 8 साल की बेटी राधा और 6 साल का बेटा सुधीर था। बिन बाप के बच्चों को उसने बड़े लाड प्यार से पाला था। वो बड़ी दयालु थी। उससे जितना बन पाता उससे वो गरीबों को कुछ न कुछ दान पुण्य करती रहती थी। वो लोगों के घरों में काम करके अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती है। जब भी छुट्टी वाला दिन होता तो करुणा अपने हाथों से मोमोज बनाकर अपने दोनों बच्चों को खिलाती। एक रोज, वाह माँ, ये मोमोज तो बड़े ही अच्छे हैं। सचमुच माँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। मजा आ गया। माँ थोड़े और दो ना। हाँ हाँ, ये लो। मोमोज की खुशबू सूंघकर अब आस पड़ोस के और भी बच्चे वहाँ आ जाते हैं। काकी, हमें भी दो ना मोमोज। हाँ काकी, हमें भी खाने हैं। अच्छा तो तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी तुम दोनों को मोमोज देती हूँ। करुणा ने उन दोनों बच्चों को भी मोमोज दिए। वो बच्चे भी स्वादिष्ट मोमोज खाकर बहुत खुश हुए। फिर राधा बोली, माँ आप तो अपनी मोमोज की दुकान ही खोल लो, देखना खूब बिक्री होगी और थोड़ी दाम कम रखना तो देखना खूब सारे लोग आएंगे खाने। बच्चों की वही बात करुणा को जच गई और उसने हवेली का काम छोड़कर एक ठेला खरीद लिया और उसमें मोमोज बनाकर बेचने लगी। उसने सिर्फ 20 रुपए के हिसाब से मोमोज बेचना शुरू कर दिया, जिससे उसे अच्छी खासी बिक्री होने लगी। अब उसने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने डाल दिया। अब करुणा की मोमोज से अच्छी कमाई होने लगी। ऐसे ही वक्त गुजरा। करुणा बूढ़ी हो गई। राधा ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वो शहर में एक अच्छी नौकरी पर लग गई। करुणा को लगा कि अब उसके अच्छे दिन शुरू होंगे, लेकिन राधा को अपने ही ऑफिस में काम करने वाले लड़के मिहिर से प्यार हो गया और 2 महीने के अंदर ही सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद वो दोनों विदेश में नौकरी करने चले गए और वहीं जाकर बस गए। कुछ समय बाद सुधीर ने भी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली। जल्दी लौटना बेटा, ये बूढ़ी अब यहाँ अकेली रह गई। क्या माँ, पहले जाने तो दो, पहले ही टोक दिया। अब सुधीर भी शहर चला गया और करुणा गांव में ही रहकर मोमोज बेचने लगी। लेकिन वक्त के साथ और भी दुकानें खुल गई, जिसमें नए नए तरह से मोमोज बनाकर बेचने लगे, जिस कारण अब उसकी दुकान इतनी नहीं चलती। उधर शहर में सुधीर की अच्छी नौकरी लग गई और वो वहीं के ऐशो आराम में खो गया और अपनी माँ को भूल गया। कुछ समय बाद उसने वहीं एक लड़की से शादी भी कर ली और उसके साथ वो वहीं बस गया। करुणा के दोनों बच्चे उससे दूर अपनी अलग दुनिया बसाकर बस गए। बूढ़ी करुणा का काम अब ठीक से नहीं चल रहा था। एक रोज, करुणा बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो हर रोज गणेश जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी और प्रार्थना किया करती थी, हे भगवान, इस अभागन पर दया दृष्टि डालो। जीवन बहुत कठिन हो गया है। लोगों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आता। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनकी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। कोई काम करने वाला नहीं है और अब इस बूढ़ी से इतना काम भी नहीं हो पाता। हे प्रभु दया करो। ये बोलकर करुणा वहां से चली जाती है। करुणा निराश मन के साथ दुकान पर बैठी होती है। तभी करुणा के पास 2 जुड़वा बच्चे आते हैं। दोनों की उम्र 16 साल थी। वो आकर करुणा से कहते हैं, मैया, हम दोनों भाइयों के पास कोई घर नहीं है, क्या आप हमको अपने साथ रखेंगी? हम इसके बदले आपका सारा काम करेंगे। बेटा, मैं खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ? मैया, हम आपका सारा काम करेंगे, बस आप हमें अपने साथ रख लीजिए। ठीक है। करुणा को उन दोनों जुड़वा बच्चों पर दया आ जाती है और वो दोनों को अपने साथ रख लेती है। भगवान ने इस बार करुणा की पुकार सुन ली। वो दोनों भगवान के भेजे हुए दूत थे, जिनको भगवान ने करुणा की मदद के लिए करुणा के पास भेजा था। करुणा मोमोज का सामान बना रही होती है। माँ जी, ये काम आप हमें दे दीजिए, मोमोज हम बना लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए। करुणा रसोई घर से बाहर आ जाती है। वो दोनों बच्चे उसके बाद गेट लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद गेट खुलता है। करुणा देखती है कि सारे मोमोज बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। करुणा ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर करुणा उन दोनों बच्चों के साथ अपनी मोमोज की दुकान खोलती है और मोमोज बेचने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। आज करुणा के मोमोज में से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी कभी नहीं आई। पूरे बाजार के लोग मोमोज की खुशबू से आकर्षित होकर करुणा की दुकान पर आने लगे और देखते ही देखते करुणा की दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे एक प्लेट मोमोज देना, मुझे भी दे दो एक प्लेट।
अरे वाह वाह वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। आहा हा हा, वाह 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 वाह। करुणा लोगों की ये सारी बातें सुनकर काफी खुश होती है। देखते ही देखते उसके सारे मोमोज बिक जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसे ही मेरे मोमोज बिकने लगेंगे तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। दोनों बच्चे अब करुणा को कोई काम नहीं करने देते। दोनों मोमोज बनाते और करुणा के साथ उन्हें बेचने भी जाते। उन दोनों के बनाए मोमोज में ऐसा स्वाद था कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता। एक रात की बात है, वो दोनों बच्चे रसोई घर का दरवाजा बंद करके मोमोज बना रहे थे। कमाल है, हर रोज ये दोनों रसोई घर बंद करके मोमोज क्यों बनाते हैं? आज देखती हूँ ये ऐसा करते क्या है। करुणा चुपके से जाकर खिड़की में से झांकती है। वो देखती है कि उन दोनों जुड़वा बच्चों के हाथ में से चमत्कारी शक्तियां निकलती हैं, जिससे मोमोज अपने आप बनते हैं। ये जादू देखकर करुणा दंग रह जाती है। वो तुरंत उन दोनों के पास जाती है। दरवाजा खोलो। जी माँ जी। तुम लोग कौन हो? क्या? मैंने सब देख लिया खिड़की में से, जल्दी बताओ। डरिए मत, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपकी मदद करने आए हैं। हम भगवान के दूत हैं। हमें गणपति जी ने आपकी मदद के लिए भेजा है। क्या सच में गणपति भगवान ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है? हाँ माँ जी, आपकी परेशानी भगवान ने सुन ली और हमें आपकी मदद के लिए ही भेजा है। करुणा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। अब इसके बाद दोनों फरिश्तों के जादू से करुणा के दिन अच्छे होने लगे। दोनों दूत रोज अपने जादू से मोमोज बनाते और करुणा उसे बेच आती। देखते ही देखते करुणा की दुकान चल पड़ी। लोग उसके मोमोज दूर दूर से खाने आते थे। ऐसा करते करते करुणा ने एक बड़ी मोमोज की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज भी चुका दिए। अब करुणा के पास धन की कोई कमी नहीं थी। ये बात करुणा के बेटे सुधीर तक भी पहुंच जाती है। इधर सुधीर की नौकरी भी जा चुकी थी, इसलिए एक दिन करुणा का बेटा सुधीर अपनी बीवी के साथ वापस आ जाता है। माँ प्रणाम, देखो मैं आ गया। अरे सुधीर बेटा, तू आ गया। तुझे देखने के लिए तो ये आंखें तरस गई थी। हाँ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे आप माफ कर दो, मैं पागल हो गया था जो आपसे मिलने नहीं आ रहा था। मेरी मति मारी गई थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ये देख, ये तेरी बहू है मीरा। नमस्ते मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। बेटा, मैंने तुमको माफ तो तभी कर दिया जब तुम मेरी आंखों के आगे आए। आज भगवान ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो अब तुम घर में। क्या हुआ? तिजोरी की चाबी मिली? हाँ ये रही। अब फटाफट इस बुढ़िया के सारे पैसे निकालो और चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ चलो। मीरा और सुधीर चुपके से जाकर तिजोरी खोलते हैं और वो तिजोरी में से सारा पैसा निकालकर अपने बैग में भर लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो गांव से बाहर निकल जाते हैं। तब वो थक कर एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। इतना सारा पैसा मैंने पहली बार देखा है। अब जरा बैग खोलकर दिखाओ तो, इसे जी भर कर देख तो लूं मैं। सुधीर जैसे ही पैसों का बैग खोलता है, वो देखता है कि उसमें बस राख है। दोनों फरिश्तों के जादू से वो सारे पैसे राख में बदल गए थे। वो दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं। वो दोनों राख को टटोल टटोल कर देखते हैं, पर पैसों का नामो निशान नहीं होता। अरे पैसे कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। हाँ, पैसे कहाँ गए समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर दोनों जुड़वा बच्चे आ जाते हैं और वो दोनों सुधीर और मीरा पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे मूर्खो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तुम्हारे मन में जब कालिक भरी है तो उसमें भी कालिक ही होगी ना। कैसी संतान है तू, अपनी माँ को लूटना चाहता है। तेरी माँ ने तेरे लिए इतना सब किया। ये जो मिला है ना तेरे को, ये तेरे कर्मों का फल है। और बिना माँ के तेरा जीवन भी इस राख के जैसा है, किसी भी कीमत का नहीं। अभी भी समय है, सुधर जा और जाकर अपनी माँ से माफी मांग ले। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। हम लोभ में अंधे हो गए थे। हम अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। फिर मीरा और सुधीर अपनी माँ के पास वापस चले जाते हैं और उसे सब सच बताकर माफी मांग लेते हैं। करुणा भी उनको माफ कर देती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरा बेटा, मेरी बहू, सब। इसकी कोई जरूरत नहीं है माता, हमने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ भगवान ने कराया है। अब आपका जीवन अच्छा हो गया है, तो अब हमारा भी यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब आप हमें जाने की अनुमति दें।
ये बोलकर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब करुणा का जीवन बहुत खुशहाल हो गया था। अब उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी मोमोज की दुकान भी अच्छी चल रही थी। अब वो अपने बेटे और बहू के साथ अपना बाकी का जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है। लक्ष्मी नाम की बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर 70 की उम्र में झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी, पर उत्साह ऐसा मानो 20 बरस की कोई युवा महिला। लक्ष्मी को पूरा राजपुर गांव लक्ष्मी बुआ के नाम से जानता था। लक्ष्मी ने अपना पूरा जीवन इसी गांव में बिताया और आज भी इस उम्र में वो मेहनत करके अपने अकेले की शरीर रूपी गाड़ी जीवन की पटरी पर चला रही है। लक्ष्मी के पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है जिस पर वो बढ़िया दानेदार भुट्टे उगाती है और फिर उन भुट्टों को भूनकर गांव में बेचती है। लक्ष्मी के भुट्टे पूरे राजपुर गांव में प्रसिद्ध हैं। जब लक्ष्मी अपने स्वादिष्ट भुट्टे लेकर गांव में निकलती है तो उसके भुने हुए भुट्टों की सुगंध से सभी गांव वाले आकर्षित हो जाते हैं और भुट्टे खाने के लिए लक्ष्मी के पास आ जाते हैं। अरे लक्ष्मी बुआ आ गई। मुझे पता था कि तुम आने वाली हो, इसीलिए मैं पहले ही गांव की सड़क पर खड़ा हो गया। तुम्हारे भुट्टों की खुशबू यहाँ तक आ रही थी ताई। जल्दी से एक गरम गरम भुट्टा सेक दो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। एक साथ 4-5 भून दूंगी और लोगों को भी आने दो। ठंडे भुट्टों में स्वाद नहीं आएगा, गरम गरम खाओगे तो अलग ही आनंद आता है। अरे लगता है मैं नींबू लाना भूल गई। ओहो, अब क्या करूँ। तभी एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम राजू था वो दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में एक थैली थी। लक्ष्मी बुआ, ये लो नींबू। मुझे पता था आप घर पर भूल आए होंगे, मैं ले आया। अरे मेरा बच्चा, ओले मेरा लाल, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। ये ले एक बढ़िया गरम गरम भुट्टा, तू भी खा ले। ले खा ले। लक्ष्मी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। राजू नाम का वो बच्चा लक्ष्मी के पड़ोस में ही रहता था। वो लक्ष्मी से बिल्कुल दादी की तरह प्यार करता था। लक्ष्मी भी राजू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन लक्ष्मी को पता चला कि राजू का परिवार शहर में शिफ्ट हो रहा है, तो उसे राजू के बिछड़ने का बहुत दुख हुआ। लक्ष्मी बुआ, तुम भी मेरे साथ शहर चलो ना। मैं चला गया तो तुम्हें नींबू कौन ला कर देगा? तुम तो रोजाना ही घर पे भूल आती हो। राजू मेरे बच्चे, मैं तुझे बहुत याद करूंगी। मैं तेरे साथ नहीं जा सकती बेटा, पर तू मुझे बहुत याद आएगा। तू मुझे मिलने आना, आएगा ना? हाँ लक्ष्मी बुआ, मैं तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा। और फिर राजू अपने परिवार के साथ शहर चला गया। राजू के जाने के बाद लक्ष्मी को उसकी बहुत याद आती थी। जब वो भुट्टे का टोकरा लेकर घर से निकलती तो उसकी नजर नींबू की थैली पर जाती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो नींबुओं की थैली अपनी टोकरी में रखती और राजू को खूब याद करती। लक्ष्मी बुआ, 2 भुट्टे दे दो। अरे आज तो तुम नींबू लेकर आई हो। अच्छा, वो राजू जो चला गया, वैसे वो कौन सा सगा पोता था तुम्हारा? एक न एक दिन तो उसे जाना ही था। भले ही वो मेरा सगा पोता नहीं था, पर मुझे बहुत प्यारा था। उसके होने के एहसास से मुझे पोते की कमी महसूस नहीं होती थी। और एक बात ध्यान रखना, कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं। हो सकता है राजू भी मुझे उतना ही याद करता हो जितना मैं उसे याद करती हूँ। लक्ष्मी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। ऐसे दिन महीने बीते और देखते ही देखते 15 साल बीत गए। लक्ष्मी रोजाना की तरह अपने भुट्टे बेचने गांव में निकली तो आज थोड़ा जल्दी में वो नींबू लाना भूल गई। अरे आज तो मैं नींबू की थैली घर पर ही भूल आई। अरे लक्ष्मी बुआ, नींबू के बिना भुट्टे का मजा नहीं आएगा। वैसे ये देखकर तो मुझे वो याद आ गया, जब तुम नींबू घर पर भूल आती थी तो वो छोटा सा राजू तुम्हारी थैली पकड़ता हुआ आ जाता था। हाँ मोहन, तू ठीक कह रहा है, पर राजू तो शहर में है। अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा। आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। जैसे ही लक्ष्मी अपनी बूढ़ी आंखों से आंसू पोंछने लगती है, उसके सामने नींबू की थैली लिए एक बहुत ही सुंदर लंबा चौड़ा कद का लड़का खड़ा होता है। लक्ष्मी बुआ, आज तुम फिर अपनी थैली घर पर भूल आई ना? अगर मैं न लाता तो? कौन? राजू? लक्ष्मी बुआ, तुमने मुझे पहचान लिया। हाँ, मैं वही तुम्हारा बचपन का छोटा सा राजू। देखो अब मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। राजू, मेरे बच्चे, मेरे लाल।
तू कितना बड़ा हो गया, तू कब आया? सुबह ही तो आया और आते ही तुमसे मिलने घर गया, पर पता चला कि तुम तो भुट्टे बेचने निकल गई हो, इसलिए तुम्हारी थैली घर पर देखी तो वो मैं ले आया। लक्ष्मी बुआ, तुम कैसी हो? देख देख कैसी लग रही हूँ। वैसी ही जैसे पहले थी, मेरी प्यारी लक्ष्मी बुआ। और फिर राजू लक्ष्मी के गले से लग जाता है। राजू लक्ष्मी को अपने साथ शहर चलने के लिए मना ही लेता है। लक्ष्मी बुआ, अब मना मत करना, अब तो तुम्हारा राजू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अच्छी नौकरी करने लगा है, इसलिए वो अपनी लक्ष्मी बुआ को अपने पास रख सकता है। प्लीज मेरे साथ चलो ना, तुमने बहुत गरीबी में दिन काट लिए, बहुत मेहनत कर ली, अकेले जिंदगी को बहुत जी लिया, अब अपने पोते के साथ जिंदगी जीने का वक्त है। लक्ष्मी बुआ, मुझे दादी का प्यार चाहिए, जिसके लिए मैं इतने साल तरसा हूँ। तुम तो जानती हो, मेरे अपने दादा दादी तो बचपन में ही गुजर गए, मैंने तुम्हारे रूप में ही दादी को देखा है। लक्ष्मी बुआ, मेरे साथ चलो ना, अपने राजू को अपने लिए कुछ करने का मौका दो। राजू लक्ष्मी को अपने साथ लेकर शहर आ जाता है। जिंदगी के आखिरी पलों में लक्ष्मी ने वो देख लिया जिसकी उसने बरसों से कामना की थी। उसे पोते और बहू का सुख मिला। राजू के माता पिता लक्ष्मी की बहुत इज्जत करते हैं। सच, बहुत कम ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जो इस तरह के रिश्तों को निभाते हैं, और ये रिश्ते ही तो सबसे अनमोल बन जाते हैं। चलो माधुरी, आज हम उस गुप्ता की चाउमीन खाकर आते हैं, तुम्हें बहुत पसंद है ना वो। सच में? वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। ये सुनकर माधुरी बहुत खुश हो जाती है और दोनों गुप्ता भोजनालय पहुँच जाते हैं। अरे आओ आओ मानव भाई, बताओ क्या खाओगे? जरा 2 प्लेट चाउमीन बनवा दो भाई। हाँ अभी बनवाता हूँ। और बताओ तुम्हारी खेती कैसी चल रही है? बस ठीक ही चल रही है भाई, ऊपर वाले की कृपा है। ओह अच्छा, वैसे कभी तुम्हें लगे तो मेरे ढाबे पर आकर खाना बना सकते हो, इससे तुम्हारा बचपन का सपना भी पूरा हो जाएगा। मानव चुप हो जाता है। ये गुप्ता भैया ऐसा क्यों कह रहे थे? मैं उनकी बात समझी नहीं। कौन सा सपना, और उनकी बात से आप इतना दुखी क्यों हो गए? बोलिए ना। बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक होटल खोलूं और लोगों को खाना खिलाऊं, वो भी हो सके तो बहुत सस्ते दामों पर, मगर मैं वो सपना पूरा नहीं कर पाया। पिताजी और अम्मा के मरने के बाद मैं पूरी तरह से उलझकर रह गया, और गुप्ता ये बात जानता है, इसीलिए वो मुझे चिढ़ा रहा था। तो अब आप होटल क्यों नहीं खोल लेते? मैं भी आपकी मदद करूंगी। ये कैसे मुमकिन है माधुरी? अब कहाँ ये सब? क्यों मुमकिन नहीं है? हमने जो भी कुछ पैसे बचाए हैं उनसे हम ये काम शुरू कर सकते हैं। और रही बात खेतों में काम करने की, तो अगर हम मिलकर वहाँ काम करेंगे तो दोपहर तक काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपने होटल में काम कर सकते हैं। वैसे सुझाव इतना भी बुरा नहीं, मगर ऐसे में तो तुम्हारा काम भी बहुत बढ़ जाएगा। अरे तो क्या हुआ, आपका सपना पूरा करने के लिए मैं इतना तो खरीद सकती हूँ, और होटल में हम शुद्ध और स्वस्थ भोजन ही बनाएंगे, और हम उसे बहुत ही कम दामों पर बेचेंगे, जिससे गरीब भी हमारे होटल में खा सके। ये सब सुनकर और सोचकर मानव के मन में एक नई उमंग भर गई थी। लेकिन तभी पीछे से किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। ये कोई और नहीं, गुप्ता था। वाह वाह, जरा देखो तो, दोनों को मेरे होटल में बैठकर मुझे ही टक्कर देने की बातें हो रही हैं और इतने बड़े बड़े सपने सजाए जा रहे हैं। नहीं शुक्ला, ऐसी बात नहीं, अभी तो हम बस सोच ही रहे थे, और तुम्हें टक्कर कैसे दे सकते हैं? तभी तो बोल रहा हूँ, ये ख्याल भी दिमाग से निकाल दो। ये लो चाउमीन खाओ और घर जाकर चुपचाप सो जाओ, कल सुबह खेतों में काम भी करने जाना होगा ना। क्यों भला, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अपना खुद का होटल नहीं खोल सकते? आखिर आप होते कौन है हम पर हंसने वाले? अरे होटल खोलने के लिए अकल लगती है, अकल। कोई भी यारा गहरा मुंह उठाकर सोचेगा कि होटल खोलना है तो क्या वो खोल भी लेगा? अरे मैं तो लोगों को ऐसा खाना खिलाऊंगा जो सस्ता भी होगा और अच्छा भी, बस तुम देखते जाओ। वो दोनों अपनी चाउमीन पैक करवा लेते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। घर में चाउमीन खाते खाते मानव कहता है, शायद हमने गुप्ता के सामने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अगर हम अपना होटल नहीं खोल पाए तो फिर तो वो हम पर खूब हंसेगा। अब छोड़िए उसे और ये सोचिए कि होटल का नाम क्या रखना है। वो तो मैंने सोच भी लिया है, और ये भी सोच लिया है कि बनाना क्या है। इसी तरह हंसते बातें करते हुए दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दोनों जल्दी उठ जाते हैं और खेतों में चले जाते हैं। हाँ तो कमर कस लीजिए, ये खेतों का काम जल्दी से निपटाकर हम अपने बचाए हुए पैसे निकालेंगे और उनसे होटल में खाना बनाने का राशन लेकर आएंगे। लेकिन हम अपना होटल खोलेंगे कहाँ पर? हमें जगह भी तो चाहिए होगी ना। क्यों ना हम अपने घर में होटल खोल लें? देखिए, हम जंगल जाएंगे और खुद कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आएंगे। उन्हें बढ़ई को देकर हम छोटी छोटी कुर्सियाँ और टेबल बनवा लेंगे और घर के बाहर रख देंगे, और बाहर वाले कमरे में हम पूरी रसोई बना देंगे, और कुछ दिन के लिए हम पीछे वाले कमरे में रह लेंगे। साथ ही एक छोटा सा ठेला उधार लेकर
उसमें सब बनाया हुआ खाना व्यवस्थित कर देंगे। मानव को उसका विचार सही लगता है और अब वो दोनों ऐसा ही करते हैं। बढ़ई को लकड़ियां देने के बाद वो दोनों बाजार से थोड़ा जरूरी राशन भी ले आते हैं। जी आपने अभी तक बताया नहीं कि हम बनाएंगे क्या? मेरे खेत के बैंगन और मेरी पत्नी के हाथों के स्वादिष्ट सब्जी और चावल के साथ, जिसे बनाकर तुम हर बार मेरा दिल जीत लेती हो। मतलब बैंगन की सब्जी और चावल? हाँ, ये पौष्टिक भी रहेगा और लोगों को पसंद भी आएगा। इसमें ज्यादा लागत भी नहीं लगेगी, इसीलिए हम इसका दाम बेहद ही कम 10 रुपए प्लेट रखेंगे। बिल्कुल ठीक कहा जी। 2 दिन बाद उनकी सारी कुर्सियां टेबल सब बनकर तैयार हो जाते हैं और अब वो सब कुछ अच्छे से सेट कर लेते हैं। वैसे हमने इतना सब एक झटके में कर तो डाला है, लेकिन अगर ये सब कुछ काम नहीं आया, लोग हमारे यहाँ नहीं आए और हमारा होटल नहीं चला तो? अरे अगर मुझे पता चलता कि हमारे आसपास कहीं इतना अच्छा स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी और चावल मिल रहा है ना, मैं तो जरूर जाती खाने। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर मानव बाहर सब कुछ अच्छे से सजा देता है। उनका ठेला आ चुका था और कुर्सियां भी लग गई थी। होटल के नाम का एक बोर्ड भी लगा दिया था जिस पर लिखा था माधुरी भोजनालय। चलो मैं जल्दी से एक बार खेतों में काम करके आता हूँ। ठीक है, अच्छे से जाइएगा और जरा जल्दी वापस आइएगा। तब तक मैं खाना बनाने की सब तैयारी शुरू करती हूँ। मानव खेतों में चला जाता है और माधुरी बड़े से बर्तन में बैंगन की सब्जी और चावल बनाने लगती है। कुछ देर बाद मानव भी आ जाता है और दोनों मिलकर बाहर ठेले पर खाना बनाने लगते हैं। साथ ही उसने होटल के बोर्ड पर यह भी लिख दिया था कि एक थाली सिर्फ 10 रुपए की है। पहले तो कुछ देर तक कोई नहीं आता है। माधुरी, अब तक कोई आया ही नहीं, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करिए, अभी तो बस शुरुआत है। अभी एक रिक्शा वाला वहाँ से गुजरता है। उसकी नजर बोर्ड पर पड़ती है और वो रुक जाता है। अरे भैया, सच में बैंगन की सब्जी और चावल की थाली सिर्फ 10 रुपए की है क्या? हाँ, 10 रुपए में स्वादिष्ट बैंगन की सब्जी और चावल भी। ये तो पहली बार सुने हैं। आप एक बार खाकर तो देखिए, सलाद और अचार के साथ। फिर तो एक प्लेट लगा दो भैया, बड़ी भूख लग रही है। सोच ही रहा था कि कहाँ जाऊँ, क्या खाऊं। सवेरे से सिर्फ 2 ही सवारी मिली थी। जेब में इतने ही पैसे नहीं थे कि बाजार जाकर कुछ खा सकूं। हाँ, आराम से बैठी, हम अभी आपकी थाली दे देते हैं। वो जल्दी से थाली लगाकर रिक्शे वाले को दे देता है। दोनों उसे देखने लगते हैं। दोनों मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। खाना खाकर वो रिक्शे वाला कहता है, वाह भैया, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट था, वो भी सिर्फ 10 रुपया में। दोस्तों को भी बताऊंगा आपके बारे में और सबसे कहूंगा कि यहीं आ जाएं। आप तो हम गरीबों के लिए मसीहा है साहब, मसीहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए 10 रुपए। अभी हम चलते हैं, मगर कल फिर आएंगे। अब इसने जाकर और भी लोगों को बता दिया, जिससे उनके पास और भी ग्राहक आने लगे और उनका काम खूब अच्छे से चलने लगा। अब लोग उनके पास ही आने लगे, जिससे अब गुप्ता के ढाबे पर और भी असर पड़ने लगा। उसका काम अब काफी मंदा पड़ गया और कुछ समय बाद उसका काम पूरी तरह से बंद हो गया। तो वही माधुरी और मानव का काम इतना अच्छा चलने लगा कि अब उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया और हर चीज बेचने लगे, लेकिन दाम उन्होंने आज भी कम ही रखे। बच्चों को समोसा खाने का बड़ा मन है, कब से कह रहे थे। उस समोसे वाले से पूछती हूँ, एक समोसा कितने का दिया भाई साहब? एक समोसा सिर्फ 30 रुपए का है। अरे इतना महंगा समोसा भला कौन बेचता है भाई साहब? अरे बहन, आपको कुछ अंदाजा भी है कितनी महंगाई हो रही है? ऊपर से मैदा, तेल, इन सब का खर्चा अलग है। देखो भाई साहब, आपने 10 में देना हो तो दो, नहीं तो इतना महंगा मैं नहीं ले सकती। तो जहाँ 10 में मिले वहाँ से ले लो। अब टाइम खोटी मत करो और जाओ यहाँ से। हाँ, जाती हूँ। अच्छी लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। गीता बिना समोसा लिए वहाँ से चली जाती है। फिर वो खेत में किसान के पास जाती है। लो मोहन भाई, अब कुछ अच्छी अच्छी सब्जियां डाल दो। अभी तोड़ कर लाया गीता बहन, तुम यहीं रुको। मोहन खेत में से कुछ सब्जियां तोड़कर लाता है, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा बैंगन की सब्जी होती है। गीता वो सभी सब्जियां ठेले पर रखकर बाजार में बेचने निकल पड़ती है। उसकी बाकी सब्जियां तो बिक जाती हैं, लेकिन कुछ बैंगन अभी भी बचे हुए थे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ये बैंगन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। कुछ देर बाद वो बैंगन लेकर गीता के घर आ जाती है, जहाँ मोनू अपनी बहन से जिद कर रहा था। नहीं नहीं, मुझे समोसा ही खाना है, मुझे समोसा खाना है। क्या हुआ मोनू बेटा, क्यों जिद कर रहे हो? माँ, आज विमला काकी के घर उनकी बहन और बच्चे आए हुए थे, तो काकी ने उन सबको समोसा खाने को दिया। दरवाजा खुला देख मोनू अंदर चला गया और काकी से समोसा मांगने लगा, तो काकी ने उसे वहाँ से भगा दिया। माँ, मुझे भी समोसा खाना है।
गरीब गीता जब अपने छोटे बच्चों को समोसे के लिए तरसते हुए देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तभी उन बैंगन को देख उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना इन बैंगन का भरता मसाला बनाकर और रोटी की गोली में ही भर के उनके समोसे बना दूं। गीता जल्दी से भरता बनाकर तैयार कर लेती है, फिर उसे तेल में भरकर अपने बेटे मोनू को खाने को देती है। ये ले मोनू, बैंगन का समोसा खाओ। बैंगन का समोसा बहुत ही करारा और क्रिस्पी बना हुआ था। मोनू को वो समोसा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और वो उसे पूरा खा जाता है। अरे ये क्या माँ, आपने सिर्फ मोनू के लिए समोसा बनाया, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? ये ले मेरी बच्ची, तू भी खा। माँ सच में समोसा बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आज अगर आपकी खुद की दुकान होती तो ये बैंगन समोसा तो उसमें धूम मचा देता। ये सुनकर गीता सोच में पड़ जाती है। अगले दिन गीता फिर से किसान से सब्जी खरीदने खेत पर पहुंच जाती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो उसे ढेर सारे बैंगन पकड़ा देता है। फिर बाजार में कोई भी उससे बैंगन नहीं खरीदता। हे राम, आज तो कोई भी ये बैंगन नहीं खरीद रहा। अब मैं क्या करूंगी? मकान का किराया देना है, साथ ही बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है। बैंगन तो बिक नहीं रहे, तो क्यों ना मैं इन बैंगन के समोसे ही बनाकर बेचूं। गीता घर आ जाती है और बैंगन के समोसे बनाकर तैयार कर लेती है। फिर एक टोकरी में भरकर समोसे बेचने के लिए बाजार में खड़ी हो जाती है। तभी विमला काकी उसके पास आती है। ओ गीता, तूने बैंगन बेचने छोड़कर अब क्या बैंगन के समोसे बेचने शुरू कर दिए? वैसे खुशबू तो बड़ी ही अच्छी आ रही है समोसों की। जरा लगा तो एक समोसा। हाँ काकी, अभी लो। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। क्या क्रिस्पी और मजेदार समोसे बनाए हैं तूने गीता। तूने तो कमाल कर दिया। 2 प्लेट और लगा तो। विमला काकी जी भरकर समोसे खाती है। अच्छा बता, कितने पैसे हुए मेरे? पैसे? वो पैसे, बैंगन का समोसा है तो 10 रुपए। हाँ, 10 रुपए समोसा है काकी, तो आपके 3 समोसे के हो गए 30 रुपए। अच्छा अच्छा, ये ले, बैंगन समोसे में भी दम, ऊपर से दाम भी कम। वाह वाह वाह। विमला काकी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बैंगन के समोसों की खुशबू से काफी लोग उसके पास आ जाते हैं और बैंगन का समोसा मांगने लगते हैं। बस आप सब थोड़ा सा सब्र कीजिए, फिर आप सबको बैंगन का समोसा जरूर मिलेगा। बस लाइन लगाकर लग जाइए। कुछ ही देर में उसकी अच्छी कमाई हो गई, लेकिन इतने सब समोसे बनने के बाद भी उसके बैंगन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अरे, इतने समोसे बनने के बाद भी ये बैंगन खत्म नहीं हो रहे, ये तो अभी भी उतने ही है। तभी उनमें से एक बैंगन बोल पड़ता है। क्योंकि मैं एक जादुई बैंगन हूँ। मैं बारिश के साथ परिलोक की सब्जियों में से बहकर आ गया था और उस किसान के खेत में गिर गया था। उसने मुझे बाकी सब्जियों के साथ तुम्हारे झोले में डाल दिया था। मैंने देखा कि तुम बड़ी ही परेशान हो, इसलिए जब तुमने बैंगन का समोसा बनाया तो मैंने अपना जादू उसमें डाल दिया। अब तुम्हारे ये बैंगन कभी खत्म नहीं होंगे। अब तुम जी भरकर इनसे समोसे बनाकर बेचो। अब से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन के बाद से गीता की सारी परेशानियां खत्म हो गई।